ब्रांड होता है आपका, आप एक लोगो बनाते हैं अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, एक स्लोगन देते हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो फिर आपके ब्रांड के साथ पॉपुलर होती हैं। तो ब्रांडिंग से यहाँ पे क्या मुराद है, वो कहता है जी योर वेबसाइट शुड बी अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिजनेस। आपकी जो भी वेबसाइट है वो आपके बिजनेस एंड योर ब्रांड उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल उसी से मुताबिकत रखती हुई चीजें आप देंगे, बाकी चीजें नहीं देंगे, फजूलियात नहीं देंगे उसमें कि वैसे वेबसाइट को भरा हुआ है, और चीजें वही होंगी जो आपके बिजनेस से मैच खाती हों या आपके ब्रांड से मैच खाती हों, वही होंगी। अच्छा, इसमें बिजनेस से मुराद आपकी कोई भी एक्टिविटी भी हो सकती है। बिजनेस से मुराद सिर्फ बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं और उसके लिए आप वेबसाइट देना चाह रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती है, यानी आपकी एक नॉन प्रॉफिट वेबसाइट भी हो सकती है। नॉन प्रॉफिट आपका बिजनेस है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके जो नाम चाह रहा है चैरिटी में या आपका एक ब्रांड चाह रहा है उससे मुताबिकत रखती हो चीज, उसके अकॉर्डिंगली हो, अदरवाइज जो है वो फिर कामयाब नहीं होगी। वो कहता है योर विजिटर शुड इमीडिएटली मेक अ विजुअल कनेक्शन बिटवीन योर लोगो, प्रिंट मटेरियल एंड ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन। तो जो विजिटर है वो फौरी तौर पे उसका जो एक विजुअल कनेक्शन बनना चाहिए आपके लोगों के दरमियान, यानी लोगो जो है ये भी ये नहीं है कि एम बस लोगो ड्रॉ कर लिया और हमने कहा जी ये लोगो बन गया बस ठीक है, यानी वो आपकी एक जो कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके बिजनेस को लोगो जो है वो कर रहा होता है। जैसे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके लोगो बने हुए हैं, लोगो देखते ही जो है वो पहचान जाते हैं कि ये फलां कंपनी का है, और वो एक पहचान होती है। प्रिंट मटेरियल, जो मटेरियल जो है हमारा प्रिंटेड होता है यानी वेबसाइट के अंदर होता है, एंड ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन, ये यहाँ पे दो तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। ब्रिक एंड मोर्टार, ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन से मुराद ये है कि जहाँ पे हमारी फिजिकल जो हमारी प्रेजेंस है यानी कंपनी की, जहाँ पे हमारी चीजें लगी, ये बेसिकली ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब होता है वो चीजें जो कि अगर बिजनेस है हमारा तो डिस्प्ले हमने की हुई है, रैक्स के अंदर हमने लगाई हुई है। जैसे मेडिसिन होती है तो मेडिसिन को उन्होंने बाकायदा तरतीब के साथ रैक्स में अरेंज किया होता है, डिस्प्ले किया होता है। तो कोई और डिजाइन है, कोई चीजें हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बिजनेस है उन्होंने डिस्प्ले किया होता है, तो वो जो डिस्प्ले की गई चीज होती है उसको ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन कहा जाता है। एक तो इस लिहाज से। सेकेंडली, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपकी जो पिक्चर गैलरी बनेगी, प्रोडक्ट्स की गैलरी जो बनेगी, पिक्चर गैलरी से मुराद ये है कि प्रोडक्ट्स की जो या कैटेगरीज की जो गैलरीज बनेगी वो भी आपकी ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन हो सकती है। क्या बात समझ रहे हो क्या नहीं होगा? या आपने कोई अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं उनको आपने डिस्प्ले किया हुआ है, तो उस टाइप की जो चीजें हैं, मैं यही चीज कह रहा हूँ। सही है सर, ठीक है। A website that does this not only contribute to the memorability of your branding, but adds a level of credibility and an enhanced image of that of your overall business. तो ये जो चीजें होती हैं, जो ब्रांड होता है आपका, वो कंट्रीब्यूट करता है लोगों की मेमोरेबिलिटी पे, यानी उनकी यादाश्त पे वो नक्श होती हैं चीजें, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको अपील करती हैं और उनके जहन में रह जाती हैं कि फलां जो वेबसाइट है या फलां जो ब्रांड है उसकी फलां आइटम बड़ी ज़बरदस्त है, या वो चीज़ें, और ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाती हैं और आपका जो बिजनेस का ओवरऑल इमेज होता है वो भी बेहतर होता है इस चीज़ से। तो ये सारा कुछ यानी जो ब्रांडिंग का भी काम है, तो ये भी बेसिकली पब्लिसिटी के ज़ुमरे में आ रहा है, यानी वेबसाइट जो बनानी है वो भी पब्लिसिटी के ज़ुमरे में आती है। फिर है लास्ट वन है हमारे पास, अपने टाइम के अंदर आपको वेबसाइट डेवलप करके दे देंगे। कुछ वेबसाइट्स, ये बात ज़हन में रखिएगा
वेबसाइट्स ये नहीं होती कि आपने एक दिन में, कुछ ज़रूर ऐसी होती हैं आप 2 घंटे में भी उसको डेवलप करके दे सकते हैं, कुछ आपने 5 घंटे में डेवलप करके दे दी, लेट्स सपोज एक दिन लगाया आपने वेबसाइट डेवलप करके दे दी, जो इजी होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, वहां पे आपको टीम वर्क भी रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, जो आपने टाइम देना है उसको, अपने क्लाइंट को, कि जनाब हम इतने टाइम के अंदर जो आपने कमिट किया है टाइम, मोस्टली वो कहता है ऐसा होता है कि, बल्कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है, आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, आप जो टाइमली जो कमिट किया होता है उस पर पूरा नहीं उतरते, अगर नहीं उतरते तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस चीज को वो कह रहा है टर्न अराउंड टाइम, यानी एक वेबसाइट है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसको कहते हैं हम इसको 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर देंगे या 1 महीने के अंदर सारा कुछ जो है ये रनिंग पोजीशन में होगी। तो अगर वो नहीं होती है तो जाहिर बात है कि उनका बिजनेस का लॉस होगा या कुछ और मामला चल सकते हैं, तो ये ओवरऑल आप लोगों का भी लॉस है। इस मीनिंग में इसको टर्न अराउंड टाइम को लिया गया है। इसको पढ़ के देखते हैं ना। द नंबर वन, वो कहता है द नंबर वन कंप्लेंट ऑफ वेबसाइट डिजाइन कस्टमर इज द टाइम, यानी सबसे बड़ी जो आती है कंप्लेंट, वो डिजाइन या किसी और चीज की नहीं होती, वेबसाइट डिजाइनिंग करते हुए, डेवलप करते हुए, ये होता है टाइम होता है। इट टेक्स टू गेट द साइट अप एंड रनिंग, यानी जो टाइम लिया जाता है वेबसाइट को बनाने में और उसको रन करने में। कहता है अनफॉर्चुनेटली अ फर्म दैट टेक्स unusually long to complete your website is far जो यानी वेबसाइट डेवलप कर रही है वो अनयूजुअली ज्यादा टाइम ले आपकी वेबसाइट को कंप्लीट करने में, तो ये अच्छी बात नहीं है। द लॉन्गर इट टेक्स टू कंप्लीट द वेबसाइट द मोर बिजनेस एंड वैल्यू यू लॉस। तो वो कहता है जी अगर जितना आप ज्यादा टाइम लेंगे उसको कंप्लीट करने, तो आपका बिजनेस भी उससे इफेक्ट होगा, आपकी वैल्यू जो है आप उसको भी कम करेंगे। A website that isn't on the web, isn't and working properly, isn't going to bring you any business। वो कहता है एक वेबसाइट जो कि अभी वेब के ऊपर नहीं है या प्रॉपरली रन नहीं हो रही, वर्किंग नहीं कर रही, तो वो क्या है, वो आपके जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करेगी। तो ये यानी कंटेंट का ही, उसका एलिमेंट्स का ही कह लें कि आम तरीन पॉइंट एक हो गया कि आपको टाइम जो है टाइम फोकस्ड होना पड़ेगा। चीज होती है कि बाज़ हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स भी हाथ से ना जाएं। फर्ज करें मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चाह रहे हैं और मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है नहीं है कि मैं छठा प्रोजेक्ट पकड़ूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वही प्रोजेक्ट लेके किसी थर्ड पार्टी से वो कंप्लीट करवा लें, यानी आपका बिजनेस भी कायम रहेगा क्योंकि क्लाइंट भी आपसे खुश हैं रहेंगे और आप काम भी करवा लेंगे। और एक और मैं आप लोगों को टिप देता हूँ, यहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। जो बाहर बैठे हैं ना लोग, जो फ्रीलांसिंग में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आपसे काम करवाने आ रहे हैं, फाइवर पे या अपवर्क पे या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो लोग मोस्टली वो हैं जो अपने लोकल मार्केट से बिजनेस लेते हैं और ऑनलाइन आके हम लोगों से करवा लेते हैं। फर्ज करें उन्होंने कमिट किया है $500 में या $100 में उन्होंने कमिट कर लिया है एक वेबसाइट को, तो वहां से अमेरिका से या वेस्टर्न वर्ल्ड है या जहां से भी, तो उन्होंने कमिट कर लिया कि ठीक है जी हम आपको बना के देंगे। अब उनसे वो टाइम भी डिसाइड कर लेते, इतने टाइम में बना लेंगे। वो आके फाइवर पे वर्क देते हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे वो $10 का, 20 का, $15 का या $50 का भी बनवा लें तो उनको फिर भी बचत है। तो इस तरह से वो लोग करते हैं वहां पे, यानी बैठे हुए बहुत सारे लोग। तो क्लाइंट आपको बहुत सारे इस तरह के ही टकरेंगे, जरूरी नहीं है कि वो खुद उनका अपना काम हो। आपको बहुत सारे क्लाइंट इस तरह के मिलेंगे जिनके पास जो आगे से उन्होंने काम पकड़ा हुआ है, यानी कमीशन का वो काम कर रहे हैं, एक लिहाज से वो मार्केटिंग अपनी करते हैं, वहां से काम लेते हैं और जहां से सस्ता हो रहा है वहां से करवा के उनको दे देते हैं। तो ये सिलसिला चलता है। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा शुरू में इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है,
आप समझते हैं कि यार ये लिटिल बिट टफ है आपके लिए, प्रोजेक्ट आपने ले लेते हैं, तो आप किसी और से वो करवा दो, आप चाहे बचत ना करो, लेकिन वो उसमें टाइम का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जो टाइम का जैसे अभी मैंने कहा है, तो वक्त का ख्याल रखिएगा कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपने उस टाइम में आपने अगर कमिट करना है तो ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए करना है कि ये चीज़ें हमारे पास स्किल है, अगर नहीं है तो हमें बाहर से भी करवा के देना पड़ सकता है। ये नहीं कि हम कहें जी स्किल को सीखेंगे फिर करके इसको देंगे, नो, आप करवा के दे दो काम, उसमें चाहे आपको लॉस होता है थोड़ा बहुत, चाहे आपको फायदा होता है थोड़ा सा, आप लोग करो जरूर। तो ये सिलसिला भी चलता है। सेकंडली, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं कि फाइवर के ऊपर ही बैठ के आपको पता तो चल रहा है, चीजों का पता चल रहा है, वेबसाइट कैसे होती, क्या होता है, क्या नहीं होता, जो चीज आपको बना सकते हैं आसानी से वो बना दें, जो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आसानी से वो दूसरे से बनवा लें, आपको बहुत सारे सस्ते वहां पे ही मिल जाएंगे, आप एज क्लाइंट भी वही काम किसी दूसरे से करवा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? या एक प्लेटफॉर्म से आपने काम पकड़ा है, दूसरे प्लेटफॉर्म करवा सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से पे जाकर वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से भी काम जो है आप लोग कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी बचत हो सकती है। तो सीवी आपकी तगड़ी होगी जी कि आपने जनाब ये वाला प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग आपको क्लाइंट्स ही इसी तरह के मिलते हैं कि वो खुद भी मतलब कहीं और से काम लेके आपसे करवा रहे होते हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा काम चलता है जी। तो अगर आपको लोकली कोई वर्क मिल रहा है तो यूज़ करते हैं। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करना पड़ता है। आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ के साथ ही आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वाले ही इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले देते थे, बाद में उन्होंने एज के नाम से बना दिया अपना ब्राउज़र। इसके अलावा आप लोग गूगल क्रोम वगैरह करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, डिफरेंट है, तो सफारी है, मुख्तलिफ हैं यानी वेब ब्राउज़र्स। होता क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, जो कि इस चीज़ की सहूलत देता है। इसके काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, हम नेक्स्ट जाके इसको देखते भी हैं। तो वेब ब्राउज़र डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। अ वेब ब्राउज़र कॉमनली रेफर्ड टू एज अ ब्राउज़र, इसको ब्राउज़र भी कहा जाता है ओनली, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से आप लोगों को पता है इंफॉर्मेशन जो है वो उसके लिए हमें यूआरएल देना पड़ता है, हमें एक वेबसाइट का एड्रेस लिखना पड़ता है, और तब हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो होता है जब हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। बात समझ आ रही है? When a user requests a web page from a particular website, जब वो कहता है कि यूजर जो है रिक्वेस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी भी पेज की, द वेब ब्राउज़र रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, जो उससे मुतलका वेब सर्वर होता है जहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी होती है उसको सर्च करता है, और सर्च करके वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करवा के हमें जो है वो डिस्प्ले कर देता है, एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। यूज़र की जो भी डिवाइस है, वो टैब है, मोबाइल फ़ोन है, वो लैपटॉप है, वो डेस्कटॉप स्क्रीन है कंप्यूटर की, तो वहाँ पे वो उसको डिस्प्ले कर देता है। यानी जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं वो फौरी डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। तो उसका जहाँ भी वेब सर्वर पड़ा होता है वहाँ से वेब ब्राउज़र क्या करता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके लेके आता है। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एप्पल का सफारी है, स्लिम जेट है, यूसी ब्राउज़र है, सेंट है, और नंबर 9 पे डॉट्स दे दिया यानी कंटिन्यूड है लिस्ट। कंटिन्यूड से मुराद ये है कि इसके अलावा भी बहुत सारे, ये कुछ चंद जो पॉपुलर हैं उनके लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न ब्राउजर्स कैपेबिलिटीज, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट है इसका और जो ब्राउजर्स है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है।
इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हैं। वेब ब्राउज़र के बगैर तो हम लोग आउटपुट देख ही नहीं सकते कि हमने वेबसाइट कैसी बनाई है। हमारी वेबसाइट जो हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसको देखेंगे वेब ब्राउज़र के ऊपर ही, लिहाजा उसके लिए वेब ब्राउज़र तो चाहिए। तो वेब ब्राउज़र के अंदर एक अच्छा जो मॉडर्न ब्राउज़र है उसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज आजकल पाई जाती है। तो वो कहता है देयर आर ओनली अ फ्यू जेनेरिक लैंग्वेजेस अंडरस्टूड बाय ऑल वेब ब्राउज़र्स। वो कहता है कुछ जो जेनेरिक लैंग्वेजेस हैं जिनको वेब ब्राउज़र समझ सकता है वो ये वाली हैं। कौन कौन सी हैं? These three main front-end coding languages are HTML, CSS and JavaScript। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिनको वेब ब्राउज़र बराह रास्त समझता है और इन्हीं को समझ सकता है, इनको इंटरप्रेट करता है। यानी वेब ब्राउज़र के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो या तो HTML फॉर्मेट में होती है या CSS में या JavaScript में। वो उसको इंटरप्रेट करता है और हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। यानी इसी के अंदर समझ लें कि एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो उसको इंटरप्रेट करता है, पीछे से जो भी हिदायत आ रही है उनको इंटरप्रेट करता है और हमें डिस्प्ले कर देता है। वेब सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इन 3 सूरतों में हो सकती है, वेब सर्वर से, या हम लोकली अगर वेबसाइट बनाते हैं तो इन तीनों लैंग्वेजेस को वेब ब्राउज़र बराह रास्त समझता है, HTML, CSS और मेरा एक क्वेश्चन है। जी वेब ब्राउज़र है उसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? तो उनमें ये वाली होनी चाहिए। अगर ये है तो इट मीन्स कि आपका ब्राउज़र जो है वो ठीक है, बेहतर है। अच्छा, कौन कौन सी है अभी हम लोग देख रहे हैं उनको। ये चीज समझ आ गई कि 3 जो लैंग्वेजेस हैं ये हमने पढ़नी भी हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और डायरेक्ट पढ़ सकता है इन लैंग्वेजेस को, यानी ब्राउज़र ही इसको इंटरप्रेट करता है। तो हमें नहीं जरूरत होगी यहाँ तक इन तीनों लैंग्वेजेस के लिए, और ये हम लोग काम करेंगे। होस्ट एक ही बात है, यानी लोकली अगर हम वेब सर्वर इंस्टॉल कर लें उसको हम लोकल होस्ट कह लेते हैं। जो वेब सर्वर होता है वो हमारा वहां पे पड़ा होता है, वहां पे इंस्टॉल्ड होता है, जो कि जहां पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। अच्छा, अब होता ये है कि जो मैंने किया हुआ सारा काम, ठीक है, लोकल होस्ट या वेब सर्वर जो होता है वो जो इंफॉर्मेशन भेजता है वो भी इन्हीं 3 फॉर्मेट्स में हो सकती है, और ज्यादातर वो HTML फॉर्मेट में होती है या इन तीनों फॉर्मेट्स में हो सकती है, यानी इन तीनों कोड्स में हो सकती है। यानी अगर वो PHP को कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, यानी हमारे पास भेज रहा है ब्राउजर के लिए, तो ब्राउजर सिर्फ 3 लैंग्वेजेस को जानता है, इनके अलावा किसी को नहीं जानता। मैं कहने का मतलब ये है। तो ब्राउजर के लिए जो वेब सर्वर की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी वो या तो HTML में होगी या CSS में या जावास्क्रिप्ट में होगी। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? PHP का कोड चल रहा है वेब सर्वर के ऊपर, तो PHP जो है वो कन्वर्ट होगी HTML में, जी और HTML में कन्वर्ट होके हमारे ब्राउजर के पास आएगी, फिर हम वो वेबसाइट वैसे भी सर जब हम PHP करते हैं तो ये है। आप सिर्फ इतना समझें कि ब्राउजर 3 लैंग्वेजेस को जानता है, इसकी 3 लैंग्वेजेस हैं और कोई नहीं है, सिर्फ इतना समझ जाए। नेक्स्ट है, वो कहता है जी जो मॉडर्न वेब ब्राउजर है उसमें क्या कैपेबिलिटी हो। मेमोराइज व्हाट पेजेस यू हैव बीन इनटू सो यू कैन सी योर हिस्ट्री। तो मेमोराइज करता है जो आप लोगों ने पेजेस को विजिट किया होता है उनको मेमोराइज करके रखता है, और उसकी एक हिस्ट्री बनाता है जिसको आप लोग बाद में देख भी सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, आप Ctrl+H करते हैं, H फॉर हिस्ट्री, किसी भी वेब ब्राउजर पर जाएं Ctrl+H करें तो आपको हिस्ट्री शो कर देता है, आपने जो जो वर्क किया होता है वो शो करता है, और प्रीवियस जितने भी हिस्ट्री होती है वो तमाम की तमाम उसमें महफूज रहती है, अनटिल के आप उसको डिलीट कर दें। तो आप लोग क्लियर भी कर सकते हैं, हिस्ट्री को क्लियर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ये प्राइमरी गेटवे होता है टू योर सर्च इंजन, यानी आपने कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट से, वर्ल्ड वाइड वेब से, तो जाहिर बात है सर्च इंजन से आप लोग करेंगे उसको। तो सर्च इंजन में जाने के लिए जो वेब ब्राउज़र है उसी का इस्तेमाल होता है। अब वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और जो सर्च इंजन होता है उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है, तो उसके थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। सर्च इंजन आपके पास होता है, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं उसमें। तो जो चीज़ सर्च करेंगे वो भी वेब बेस्ड होगी, वो भी कोई URL होगा, वो भी कोई वेबसाइट होगी, ठीक है जी।
तो इस तरह से हम लोग जो भी चीज़ें सर्च करते हैं वो इस तरह से ओपन होती हैं। यस, यू कैन टाइप द URL एंड नेविगेट टू द इंजन एंड यूज इट। तो वो वही बात कर रहा है। फिर वो कहता है जी प्रोग्रामर्स कैन रीड एंड मॉडिफाई द HTML, CSS एंड JS। तो प्रोग्रामर्स जो हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू ना सिर्फ कोड को रीड कर सकते हैं बल्कि मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस के कोड को? HTML, CSS और JS को। तो चूंकि हमें ये नज़र भी आता है, अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये ही गूगल ट्रेंड्स वाली। इसको आप कहीं पे भी खाली स्पेस जो है राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स इसको कर सकते हैं, व्यू पेज सोर्स। इस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करवाता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे देखें, ये HTML ही स्टार्ट हो रही है और जितना भी यहाँ पे ये फंक्शन दिए हुए हैं, दूसरी चीज़ें दी हुई हैं, ये तमाम का तमाम या जावास्क्रिप्ट है या जावास्क्रिप्ट में बनी हुई कोई भी मतलब लैंग्वेज है, या यानी जो लाइब्रेरीज हैं उनका यूज़ किया गया है, या CSS होगी। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे कोड में मिलती हैं। कोड यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के अंदर ही आपको नज़र आता है। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट से और बहुत सारी लैंग्वेज बनाई गई हैं, उसमें उन्होंने उसकी लाइब्रेरीज क्रिएट की हुई हैं। आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी। और ये जो जावास्क्रिप्ट है आमतौर पे ये बनाई जाती है क्लाइंट एंड के लिए होती है, जो आपका यूज़र इंटरफेस के लिए वहाँ पे यूज़ होती है। और जो क्लाइंट एंड पे है बेसिकली जो वर्क होता है, ये क्लाइंट साइड, इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसको पढ़ेंगे आपको इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स जो है इनका बड़ा अमल दखल है, जितनी कम्युनिकेशन होती है सारा इन्हीं का अमल दखल है। प्रोटोकॉल होता क्या है, कोई बता सकता है? हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।